चैप्टर 71 व्यथित। जब 3 मास्टर योद्धाओं की बेरहमी से हत्या की खबर आई तो इससे सभी किसान स्तब्ध रह गए और यहाँ तक कि मंडप गार्ड भी सतर्क हो गए। केवल यह कि पवेलियन गार्ड केवल आम लोगों के लिए शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रभारी हैं। खेती की दुनिया से संबंधित मामलों में उनके पास हस्तक्षेप करने का कोई साधन नहीं है, खासकर उन 3 कृषकों के लिए जो मास्टर योद्धा स्तर पर थे। केवल एक चीज जो वे कर सकते थे वह थी लाशों की पहचान करना और उनके परिवार को उनकी मृत्यु की सूचना देना। हालांकि यह खबर तेजी से आग की तरह फैल गई थी। आखिरकार शहर में 3 मास्टर योद्धाओं की मौत कोई छोटी बात नहीं थी। जहां तक मामलों की बात है, फेंग जियू ने इसकी परवाह नहीं की और एक बार जब वह अपने आंगन में लौट आई तो उसने अपनी जगह में प्रवेश किया और खेती करना शुरू कर दिया। काले बाजार के भाड़े के सैनिकों ने उसका शिकार करने का काम वापस ले लिया था, इसलिए अगले कुछ दिन बहुत शांतिपूर्ण थे और वे दोनों खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। कुछ दिनों बाद जब गुवानशी लिन बाजार से कुछ खाना खरीद कर वापस आया तो वह निराश होकर चला गया। भाई फेंग जियू को लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उसने उसकी उदास अभिव्यक्ति देखी। उसे आवाज देने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। भाई उसने उसे फिर से पुकारा और आखिरकार वह आ गया। ओह लिटिल जियू, तुमने मुझे बुलाया। अपनी भावनाओं को सुझाने के थोड़ी देर बाद ही उसने उसे एक फीकी मुस्कान दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुस्कान बहुत मजबूर लग रही थी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? वह उसकी ओर बड़ी और गहरी चिंता से पूछा। गुवानशी लिन ने अपने विचारों को रोकते हुए चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। यह कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। तो ठीक है, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। यह सुनकर उसने हड़बड़ाहट में जल्दी से ऊपर देखा और तुरंत कहा, नहीं, यह वह छोटी जियू नहीं है। यह बस है। यह बस यही है। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। थोड़ी कांपती आवाज में उन्होंने कहा, जब मैं कुछ खरीदने के लिए बाहर गया तो मैंने अपने परिवार के बारे में कुछ खबर सुनी। मैंने सुना कि मेरी चचेरी बहन की शादी होने वाली है। इतने समय तक उसे जानने के बाद भी उसने कभी उससे उसके अतीत या उसके परिवार के बारे में नहीं पूछा। इसी तरह उसने उसके बारे में भी नहीं कहा। यह पहली बार था जब उसने उसे अपने परिवार का जिक्र करते हुए सुना। क्या आप वापस जाकर शादी में शामिल होना चाहते हैं? उसका हाथ धीरे से उसकी कमर को छू गया जहां उसका घाव ठीक हो रहा था और जब वो पुरानी यादों के साथ बात कर रहा था तो उसकी नजरें उदास थीं। छोटे जियू, क्या आप जानते हैं, 6 साल की उम्र से मुझे मेरे चाचा ने पाला है और तब से मैं अपने चचेरे भाई के साथ खेती कर रहा हूँ। हालांकि हमारे माता पिता एक जैसे नहीं थे, फिर भी मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है और हमेशा उन्हें अपने भाई के रूप में सोचा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपराधी होगा जिसने अचानक मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। यदि आपकी जीवन बचाने वाली कृपा न होती, तो मुझे लगता है कि मैं पहले ही मर चुका होता। मैं हमेशा यह समझना चाहता था कि वो मुझे क्यों मारना चाहता था, लेकिन एक बार जब मैंने खबर सुनी, तो मुझे पता चला कि यह उसकी वजह से था। उसे फेंग जियू स्तब्ध रह गया। ठीक है, जिस महिला से वह शादी करने जा रहा है वह परिवार की तीसरी युवा मिस शिनिया है। वह मंगेतर है जिसे मेरे पिता ने मेरे लिए निर्धारित किया था। यह सुनकर फेंग जियू स्तब्ध होकर उसे देखता रहा। यह क्या था? सचमुच उसके चचेरे भाई ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था, जिसने उसकी मंगेतर को भी लूट लिया था। उसने उस पर सहानुभूति की दृष्टि डाली। उसके इस भाई का अतीत वास्तव में काफी दुखद था। उसकी निराशा और उदासी को देखकर उसने उत्सुकता से उससे पूछा, भाई, क्या तुम्हें वो औरत पसंद है? गुवानशी लिन ने अपना सिर हिलाया। उसके लिए मेरी भावनाएं इतनी मजबूत नहीं हैं। यह सिर्फ इतना है कि यह जानना कि वह बचपन से मेरी पत्नी बनने वाली थी और यह सुनना कि वह अब किसी और से शादी करने वाली है। इसके अलावा वह व्यक्ति मेरा चचेरा भाई है। इससे एक कड़वा स्वाद आता है। मुझे बहुत अन्याय महसूस होता है। हा हा हा, वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। जब उसने उसकी असहाय और शर्मिंदा अभिव्यक्ति देखी, तो उसने तुरंत अपनी हंसी रोक ली। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा, नहीं हंसूंगा।
हालांकि यह उसे व्यापक रूप से मुस्कुराने से नहीं रोक सका। चैप्टर 72 जाने का समय। छोटी जियू, मेरा दिल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आप मुझे सांत्वना कैसे नहीं दे सकते, और यहाँ तक मुझ पर हंस भी नहीं सकते। उसने शिकायत भरी नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी हंसी सुनने के बाद उसका मूड थोड़ा खराब हो गया। नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपका यह पक्ष कभी नहीं देखा। मुझे यह बहुत नया लगता है, हा हा। वह वास्तव में झूठ नहीं बोल रही थी। हालांकि वह सुंदर था, हालांकि उसकी विशाल आकृति के साथ जिसकी तुलना भालू की पीठ या बाघ की कमर से की जा सकती थी, इतनी मजबूत काया, और फिर भी उसने इतनी शर्मिंदगी भरी लेकिन व्यथित अभिव्यक्ति दिखाई। यह इतना बड़ा विरोधाभास था और वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। लेकिन आपके माता पिता के बारे में क्या ख्याल है? चूंकि आपके पिता ने ही आपकी सगाई तय की थी, तो क्या वह उनकी शादी के खिलाफ नहीं होंगे? उसने उत्सुकता से पूछा। क्या इतना समय पहले नहीं हुआ था जब उसने उसे बचाया था? क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वह मर गया था? यह सुनकर गुवांशी लिन की शर्मिंदगी तुरंत दूर हो गई और उसने दुखी होकर कहा, मैंने अपनी माँ को पहले कभी नहीं देखा था। जब मैं 6 साल का था, मेरे पिता को मेरी माँ के बारे में कुछ खबर मिली और वह उनकी तलाश में निकल पड़े। हालांकि वो तब से वापस नहीं आए हैं, और हमारे परिवार को कोई खबर नहीं मिली है, और परिवार में सभी ने मान लिया है कि वो मर चुकी हैं। वह पत्थर की मेज के पास गया और अपना सामान अपने हाथों में रख दिया। जैसे ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने अविचल स्वर में कहा, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करता। हमारे गुवान परिवार के इतिहास में मेरे पिता की प्रतिभा सबसे अच्छी थी। मुझे विश्वास नहीं है कि वो मर चुके हैं। मैंने बचपन से ही शपथ ली है कि मैं अपने लिए एक नाम बनाने का प्रयास करूंगा। इसलिए जब तक मेरे पिता और माता जीवित हैं, वे मुझे पहचान सकेंगे। उसके गंभीर और दृढ़ निश्चय को देखते हुए फेंग जियू ने उसे पुष्टि के साथ देखा और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। इसमें बहुत कुछ बताया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी साधना का स्तर बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उनकी प्रत्येक चाल विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी, जिससे पता चलता है कि उनकी मांसपेशियां बहुत अच्छी तरह से विकसित थीं और इस तरह यहां तक आने का मतलब था कि इसमें बहुत अधिक मेहनत शामिल थी। भाई, मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो। उसने प्रोत्साहन स्वरूप उसके कंधे थपथपाए। अच्छी तरह अभ्यास करो। आपकी प्रतिभा कम नहीं है, आपका भविष्य निश्चित ही आपके पिता से बेहतर होगा। एक बार जब उसने ऐसा कहा, तो वह कुटिलता से मुस्कुराई। लेकिन भाई, चूंकि तुम्हारे चचेरे भाई की शादी होने वाली है, तो तुम उन्हें बधाई देने के लिए कैसे पीछे नहीं हटोगे? यह बहुत उचित नहीं है। उसने हैरान होकर उसकी ओर देखा। ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलने दो। वैसे भी वे यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते थे, अन्यथा यदि जू परिवार को अपना रास्ता मिल जाता, तो यह कितना परेशानी भरा होता। इसके अलावा उसके पास अब उनसे निपटने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए अभी के लिए उसे अभी भी कम प्रोफाइल रखना था और धीरे धीरे अपना समय बिताना था। और तो और, वो क्लाउडी मून सिटी को देखने के लिए वापस जाने के लिए भी उत्सुक थी। आप पहले जाकर एक गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ और जल्द ही वापस आऊंगी। जिसके बाद वो कमरे में वापस चली गई और एक आदमी की पोशाक में बदल गई और उसने मास्क लगाया और बाहर चली गई। जब गुवांशी लिन अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने उसके पहनावे को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और बस कुछ चीजें खाईं और घर वापस जाने के लिए एक अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए निकल पड़े। फेंग जियू काले बाजार में आया और वहां काले कपड़े पहने एक लड़की थी जो दरवाजे के पास खड़ी थी, जो पास आने पर गहराई से झुक गई। उसने बस उस पर एक सरसरी नजर डाली और उसके काले चेहरे को देखा। उसकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थीं और जब वह अंदर आ रही थी तो उसने उस लड़की पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि जैसे ही फेंग जियू काले कपड़े पहने लड़की के पास से गुजरा, लड़की ने अपनी नजरें उठाईं और उसकी आंखों से एक ऐसी चमक निकली जो सितारों की तरह चमकदार थी और उसकी निगाहें उस लाल आकृति पर टिक गईं जो अंदर आ रही थी। क्या आप जाने वाले हैं? कमरे में ओवसिया चिंतित स्वर में पूछ रहा था।
लेकिन हमने अभी तक सभी जादुई जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना समाप्त नहीं किया है। क्या क्लाउडी मून सिटी में काला बाजार भी नहीं है? जब आप उन्हें इकट्ठा करना समाप्त कर लें, तो आप इसे वहां भेज सकते हैं। उसके हाथों में उसने पतला क्रिस्टल कार्ड पकड़ रखा था। इसमें दवा की 2 बोतलें बेचने से प्राप्त आए थी। चैप्टर 73 चौंकाने वाले शब्द। उसने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी कि आखिरकार चिकित्सा में उसकी दक्षता से उसे सबसे अधिक मदद मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ दवाएं हैं जिन्हें उसने एक मिश्रण में मिलाया था, लेकिन अगर यह इस दुनिया के एक कीमियागर द्वारा किया गया था। जब यह विचार उसके मन में आया, तो उसकी आंखों में एक झलक दिखाई दी और एक विचार ने धीरे धीरे उसके दिमाग में आकार ले लिया। उसने अपनी आंखें उठाईं और अपने सामने ओवसियर डोन की ओर देखा और पूछा, मैंने काले कपड़े पहने एक युवा लड़की को बाहर घुटनों के बल बैठे देखा। ऐसा लगता है कि वह वही है जिसने पिछले दिन दवा खाई थी। हाँ, यह वही है। वह पहले से ही 2 दिनों से वहां घुटनों के बल बैठी है और वास्तव में वह यहाँ साइर से मिलने के लिए ऐसा कर रही है। मुझसे मिलना। उसने आश्चर्य महसूस करते हुए भौहें ऊपर उठाईं। यह सही है। वह ब्लैक मार्केट अरेना में एक काफी लोकप्रिय योद्धा है और ऐसा कहा जाता है कि उसका एक भाई है, लेकिन वह बीमार है। उसने यहाँ जीती सारी धनराशि अपने भाई के इलाज में खर्च कर दी है, लेकिन जिन चिकित्सकों के पास वे गए थे, उन्होंने कहा कि उसके भाई के पास अधिक समय तक जीवित रहने की संभावना नहीं है। जैसे ही ओवसियर डोंग ने बात की, उन्होंने देखा कि फैंग जियो कुछ दिलचस्पी दिखा रहे थे और उन्होंने आगे कहा, अभी 2 दिन पहले उनका भाई कोमा में चला गया था और शहर के सभी चिकित्सक असहाय थे। वह नहीं जानती कि और क्या करना है और इसलिए उसने सर से मिलने के लिए घुटने टेकने का फैसला किया है। हमने सर से वादा किया है कि हम आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देंगे और हमने स्वाभाविक रूप से उसे कुछ भी नहीं बताया था। और तब से वो पूरे समय वहां घुटनों के बल बैठी रही और वह हिली नहीं। तब भी जब हमने उसे भगाने की कोशिश की थी। फैंग जियू ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने दवा के लिए कुछ निर्देश छोड़े और फिर जाने के लिए उठी। जैसे ही वह ब्लैक मार्केट के गेट से बाहर निकली और युवा लड़की के पास से गुजरी, फैंग जियू ने देखा कि लड़की उसे देख रही थी। फैंग जियू कदम के बीच में एक पल के लिए रुकी और दूर जाने के लिए अपने चौड़े कदम फिर से शुरू करने से पहले उस पर एक नजर डाली। काले रंग की पोशाक वाली युवा लड़की प्रस्थान कर रही आकृति को घूरने लगी और उसकी आंखों में चमक आ गई, इससे पहले कि वह तुरंत उसके पीछे जाने के लिए उठती। फैंग जियू 3 गलियों से आगे निकल जाने के बाद वह अचानक अपनी जगह पर रुक गई और उसकी आवाज में तंज भरा हुआ था। इतनी देर तक मेरा पीछा करने के बाद क्या तुम मुझे लूटने की सोच रहे हो? बोलने के साथ ही उसने खुद को घुमा लिया। काले कपड़ों में एक व्यक्ति पीछे से निकला। वह जवान लड़की थी और उसने अपना चेहरा भी काला कर लिया था। वह लाल रंग की पोशाक में उस आकर्षक छवि को घूर रही थी और अपने होंठ काटते हुए बोली, तुम्हारे ऊपर दवा की गंध आ रही है। तुम ही वह हो जिसने दवा बनाई है। फैंग जियू मुस्कुराए और उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ लिया। उसके होठों का एक कोना एक भयावह कल में ऊपर उठ गया और उसने कहा, और काले कपड़े पहने लड़की ने फैंग जियू को देखा और कुछ देर तक चुप रही, इससे पहले कि वह अचानक एक घुटने पर गिर गई और अपना सिर नीचे करके घुटनों के बल बैठ गई। मैं आपसे मेरे भाई को बचाने की विनती करती हूँ। उसकी आवाज कठोर और ठंडी थी। हालांकि वह घुटनों के बल बैठी थी, फिर भी उसकी पीठ सीधी थी। जाहिर है, यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लोगों से भीख मांगता था। फैंग जियू के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। मैं इनकार करती हूँ। उन शब्दों को कहने के तुरंत बाद फैंग जियू ने तुरंत अपने कदम खोले और आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि जो आकृति पीछे घुटनों के बल बैठी थी वह तेजी से ऊपर आई और इस बार वह फैंग जियू से 3 कदम की दूरी पर घुटनों के बल बैठ गई। मैं आपसे मेरे भाई को बचाने की विनती करता हूँ। आवाज बिल्कुल कठोर और कड़ी थी। उसकी पीठ हमेशा की तरह सीधी थी। जब फैंग जियू ने उसे देखा तो उसे अखाड़े में बीते दिन की याद आ गई। वही आंखें तब बिल्कुल एक छोटे जानवर की तरह थीं, मजबूत और दृढ़। तो फिर तुम ही बताओ,
मैं तुम्हारे भाई को किस आधार पर बचाऊं? मैं लोगों को मारने में आपकी मदद कर सकता हूँ। फेंग जियू ने अपना सिर हिलाया। हत्या के लिए पेशेवर काले बाजार हत्यारे हैं। मैं तुम्हें अपनी जान दे सकती हूँ। फेंग जियू ने फिर से अपना सिर हिलाया। मुझे आपके जीवन से कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और सीधे सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखा और पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? फेंग जियू की निगाहें युवा लड़की को ऊपर से नीचे तक गौर से देखती रहीं और फिर एक बार फिर अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चले जाने से पहले उसने एक भयावह मुस्कान दी। लाल आकृति को धीरे धीरे दूर जाते देख काले कपड़े पहने लड़की खड़ी हो गई और चिल्लाई, मैं आपका बिस्तर गर्म कर सकती हूँ। अचानक उसके पीछे से ये शब्द सुनकर फेंग जियू के पैर लड़खड़ा गए, जिससे उसका चेहरा लगभग जमीन पर गिर गया। चैप्टर 74 दो और परिवर्धन। फेंग जियू ने अपना सिर पीछे घुमाया। कुछ हद तक हैरान होकर उसने उस युवा लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर काला रंग लगा हुआ था, और उसने अपनी आवाज में अनिश्चितता के साथ युवा लड़की से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? युवा लड़की ने अपने होंठ चबाए और अपनी आंखों से लाल रंग की आकृति को घूरते हुए कहा, मैं आपके लिए आपका बिस्तर गर्म कर सकती हूँ। जब फेंग जियू ने इस बार उन शब्दों को बहुत स्पष्ट रूप से सुना, तो उसने जोर से हंसने की तीव्र इच्छा को दबाने के लिए संघर्ष किया और इसके बजाय उसने चिढ़ाते हुए कहा, मैं सुंदरियों को बहुत पसंद करूंगी। आप जैसी एक काले चेहरे वाली छोटी लड़की मेरे बिस्तर को गर्म करने की पेशकश कर रही है और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। जब पूरे काले कपड़े पहने लड़की ने फेंग जियू की बातें सुनी, तो उसने जल्दी से अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और अपना चेहरा पोंछ लिया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। मैं बदसूरत नहीं हूँ, उसने कहने के लिए फेंग जियू की ओर देखा। यह सही है, वह युवा लड़की न केवल बदसूरत थी, बल्कि वास्तव में उसके पास अत्यधिक उत्कृष्ट विशेषताएं थीं। वो एक प्राकृतिक सुंदरता का चेहरा था और उसके छोटे हथेली के आकार के चेहरे के साथ मिलकर उसकी जटिल बारीक विशेषताएं एक अत्यधिक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता का आकर्षण पैदा करने वाली थीं। हालांकि उस पर एक युवा लड़की के शर्मीले व्यवहार की कोई झलक नहीं थी, बल्कि इसके बजाय उसने बर्फीली ठंड और दूर का प्रदर्शन प्रदर्शित किया। लेकिन उसका वह ठंडा चेहरा अभी भी उसके चारों ओर एक खास तरह का ठंडा आकर्षण फैलाता है। अपने चेहरे को काला और गंदा करने के अलावा उसने खुद को कम आकर्षक दिखाने के लिए अपनी भौहों और आंखों के तरीके को भी बदल लिया था। बिना देखे ही फेंग जियू ने अनुमान लगाया कि उसकी फ्लैट बोर्ड छाती भी मोटे कपड़े से कसकर बंधी हुई होगी। लड़की कम से कम इतनी होशियार थी कि अपने उत्कृष्ट रूप को छिपा सके, अन्यथा हो सकता है कि वे उसके लिए काफी परेशानी खड़ी कर देते। फेंग जियू ने पीछे चलने के लिए चौड़े कदम उठाए और काले कपड़े पहने लड़की के करीब आ गया। फेंग जियू की निगाहें चिढ़ाने वाली थीं और उसने पूछा, क्या तुम सच में मेरा बिस्तर गर्म करोगी? जब तक आप मेरे भाई को बचाते हैं, तब तक मेरी जिंदगी आपकी है, शरीर का यह खोल तो और क्या है? लड़की ने उदासीन रुख अपनाया, वह बेहद उदासीन लग रही थी। लेकिन फेंग जियू की निकटता के कारण उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया था और उसके हाथ जो इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे, उसने फेंग जियू को बताया कि युवा लड़की उतनी उदासीन नहीं थी जितनी वह खुद को चित्रित करने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी कौन सी लड़की किसी अजनबी के बिस्तर को इस तरह गर्म करने से गुरेज नहीं करेगी? या फिर अपनी जिंदगी को भी इतनी लापरवाही से सौंप रहे हैं? फेंग जियू ने कुछ देर तक युवा लड़की को देखा और उसके होठों के सिरे मुड़ गए, इससे पहले कि उसने कहा, फिर रास्ता दिखाओ। हाँ, युवा लड़की ने स्वीकार करते हुए अपनी आंखें नीची कर ली, और वो उस स्थान की ओर जाने के लिए उठी जहां वह रहती थी। लगभग 1 घंटे बाद फेंग जियू ने नंगे और जर्जर घर को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा का हल्का सा झोंका उसे उसकी आंखों के सामने उड़ा देगा। उसने दरवाजा खोलते ही काले कपड़े वाली लड़की को तेजी से घर में जाते देखा और वह लड़की के ठीक पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने तुरंत एक युवक को लकड़ी के तख्ते वाले बिस्तर पर लेटे हुए देखा। लबादे वाली लड़की ने कपड़े को पानी से धोया और युवक के माथे और हथेलियों को पोंछा और फिर फेंग जियू की ओर देखने के लिए कहा, यह मेरा छोटा भाई है। 2 दिन पहले दवा लेने के बाद
उसने खून की उल्टी की और अचानक बेहोश हो गया। फेंग जियू आगे बढ़े और देखा कि लड़का इतना पतला था कि उसकी ठुड्डी नुकीली हो गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और रंग पूरी तरह से उड़ गया था। बस एक नजर में उसने अपना हाथ बढ़ाया और लड़के की नब्ज जानने के लिए उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां रख दी। थोड़ी देर बाद अपना हाथ वापस लेते हुए उसने आदेश दिया, उसकी कमीज खोलो। जैसे ही वह बोली, फेंग जियू ने अपनी चांदी की सुइयां निकाली। काले कपड़े वाली लड़की ने उसकी बात मानी और अपने भाई की शर्ट उतार दी। उसने देखा कि फेंग जियू ने लापरवाही से उन चांदी की सुइयों को उसके भाई के शरीर के कई एक्यूपॉइंट में चिपका दिया था। उसका दिल जोरों से गले तक आ गया क्योंकि उसने फेंग जियू को रोकने के लिए अपने भीतर की इच्छा का दृढ़ता से विरोध किया। इसके बजाय उसने अपने भाई के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी। वो अचानक प्रकट होने वाले किसी भी नतीजे से बहुत भयभीत थी। काफी देर के बाद फेंग जियू ने सुइयों को पीछे हटा लिया और वह खड़ी हो गई। उसे अपनी पीठ पर उठाओ और मेरे साथ आओ। इतना कहने के तुरंत बाद फेंग जियू मुड़ा और बाहर चला गया। काले कपड़े पहने लड़की ने देखा कि फेंग जियू पहले से ही आगे बढ़ रहा था और उसने अपने भाई को अपनी पीठ पर खींचने के लिए तेजी से दौड़ लगाई और फेंग जियू के पीछे चलने के लिए दौड़ पड़ी। जब फेंग जियू आंगन वाले घर में वापस आई तो उसने देखा कि गुवान शीलिंग घोड़ा गाड़ी में रखने के लिए एक मुलायम गद्दा ले जा रही थी। जब उन्होंने फेंग जियू को वापस लौटते देखा तो उन्होंने खुशी से कहा, छोटी जियू, आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने विशेष रूप से सबसे बड़ी गाड़ी चुनी है ताकि अगर आपको आराम की जरूरत हो तो आप यात्रा के दौरान लेट सकें और सो सकें। इस तरह यह आपके लिए अधिक आरामदायक होगी। जब उसकी नज़र फेंग जियू के पीछे दो अन्य लोगों पर पड़ी तो गुवान शी लिन का चेहरा हैरानी से घूम गया और उसने पूछा, वे यहाँ किस लिए आए हैं? फेंग जियू ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, बिस्तर गर्म करने के लिए। चैप्टर 75 जू परिवार का क्रोध। गुवान शी लिन यह सुनकर एक पल के लिए शून्य में देखता रहा और उसे यह थोड़ा अजीब लगा। वह अचानक दो लोगों को इस तरह वापस क्यों ले आई? मिलकर रहना। फेंग जियू ने युवा लड़की को अपने भाई को गाड़ी पर ले जाने का इशारा किया। हाँ, उसने स्वीकार किया और घोड़ा गाड़ी में चढ़ गई। गुवान शी लिन ने फेंग जियू को किनारे खींच लिया और उसकी आवाज दबाते हुए धीरे से पूछा, छोटी जियू, आप उन दो लोगों को हमारे साथ छोड़ने के लिए लाना चाहते हैं? युवा, मुझे बहुत स्वस्थ नहीं दिखते। क्या यह वास्तव में ठीक होगा? क्या बीच में अचानक कुछ हो जाएगा? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलें। जैसे ही उसने यह कहा, उसने देखा कि वहां कोई कोचमैन नहीं था और उसने पूछा, बड़े भाई, मुझे मत बताओ कि आप इसे स्वयं चलाने का इरादा रखते हैं। हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। निश्चिंत रहें, केवल एक हाथ से भी। वो खूब मुस्कुराया और उसे जल्दी से घोड़ागाड़ी पर बैठा लिया। उसकी यह बात सुनकर वो और पूछने पर अड़ी नहीं रही और तेजी से गाड़ी में चढ़ गई। सभी के बैठने के बाद गुवान शी लिंग खुद उस पर चढ़ गए और घोड़ागाड़ी को शहर के गेट के बाहर की ओर ले गए और क्लाउडी मून सिटी की ओर अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। दूसरी तरफ क्लाउडी मून सिटी, जू परिवार, बम मास्टर की सीट पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी हथेली को टेबल टॉप पर जोर से पटक दिया और अचानक पूरी तरह अविश्वास में खड़ा हो गया। उसने अपने नीचे घुटनों के बल बैठे गार्ड को गुस्से से देखा। उसकी आवाज हैरान और ठंडी थी। क्या तुमने क्या कहा? मुझे एक बार फिर सब बताओ। विजेता की आभा और उसकी शक्तिशाली उपस्थिति ने नीचे घुटने टेके गार्ड का चेहरा घातक रूप से पीला कर दिया। उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा और उसका दिल आतंक से भर गया, लेकिन साथ ही उसके पास खुद को फिर से दोहराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। पुनः मास्टर को रिपोर्ट कर रहा हूँ। रॉक फॉरेस्ट टाउन के प्रमुख ने लोगों को हमें यह सूचित करने के लिए यहाँ भेजा था कि उन्हें वो शवों के 3 सेट मिले हैं जो योद्धा थे और उन्हें संदेह है कि वे हमारे जू परिवार से हैं। बम अधेड़ उम्र का व्यक्ति निराश होकर अपनी कुर्सी पर वापस गिर गया और उसने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? यह ऐसे कैसे संभव है? वरिष्ठ बुजुर्गों और 4 बुजुर्गों की शक्तियों के साथ
यह कैसे संभव हो सकता है कि छोटे रॉक फॉरेस्ट टाउन जैसी जगह में कोई है जो उन्हें मारने में सक्षम है। जमीन पर घुटनों के बल बैठे गार्ड को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई और वह डर के मारे कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा। वह कौन था जिसने उन्हें मार डाला? उसकी अचानक खून की प्यासी निगाह नीचे गार्ड पर पड़ी। दो गार्ड जो उनके साथ थे, क्या वे वापस आए? गार्ड ने घुटने टेकते हुए कांपती आवाज में उत्तर दिया और कहा, यह पता नहीं इन्हें किसने मारा। और साथ वाले दो गार्ड डर गए थे कि उन्हें सजा मिलेगी और वे भाग गए हैं। वरिष्ठ बुजुर्ग, चौथा बुजुर्ग और दूसरा मास्टर सभी मारे गए थे। यदि वे दोनों वापस आ गए होते, तो मास्टर का क्रोध ऐसा नहीं था जिसका सामना करना सुखद होता, इसलिए उन दो लोगों ने स्वाभाविक रूप से अवसर का लाभ उठाया कि वे बाहर थे और बहुत दूर भाग गए। अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी मुट्ठियां कसकर भींच ली गईं, उसकी कपटपूर्ण आवाज ठंडी और खून की प्यासी थी जैसे उसने कहा, इसमें देखो, इसकी गहराई से जांच करो। उनका जू परिवार क्लाउडी मून सिटी में एक मध्यम स्तर का परिवार था। हालांकि उनकी ताकत की तुलना 8 बड़े परिवारों और 4 बड़ी ताकतों से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी वे इस स्थान पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा रखने में कामयाब रहे। और अब 1 महीने से भी कम समय में उनके बेटे को मार दिया गया था, उनके भाई को मार दिया गया था, और यहाँ तक कि वरिष्ठ बुजुर्ग और चौथे बुजुर्ग को भी मार दिया गया था। अगर उसे पता नहीं चला कि अपराधी कौन है, तो वह इसे कैसे निगल पाएगा? एक निश्चित आंगन में, बादल चंद्रमा शहर पूरी तरह से काले वस्त्र पहने हुए, अत्यधिक उत्कृष्ट चेहरे के साथ, लिंग शूंग ने अपने सादे सफेद अंदरूनी कपड़े पहने हुए, मार्शल आर्ट की एक नर्म और कमजोर शैली को क्रियान्वित करते हुए, आंगन में उस आकृति को देखा, उसकी नजर अत्यधिक जटिल लग रही थी। उसका भाई दूसरे दिन जाग गया था और उसी रात, उसने अपना वादा निभाया था जब उसने खुद को नंगा कर लिया था और फेंग जियू के बिस्तर पर लेट गई थी। इस समय, वो अभी भी याद कर सकती है जब फेंग जियू ने कंबल उठाया था और उसके नग्न शरीर को देखा था। फेंग जियू की चौंका देने वाली अभिव्यक्ति और उसने जो रूप दिया था, वो हंसने या रोने के परस्पर विरोधी आग्रहों के बीच असहाय रूप से फंसी हुई थी। और उस समय के दौरान, लिंग शून को पता चला कि फेंग जियू महिला थी। लेकिन अगर फेंग जियू को अपना बिस्तर गर्म करने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी, और वो उसकी सुंदरता से आकर्षित नहीं थी, तो फेंग जियू उसकी मदद करने के लिए क्यों सहमत हुई? लेकिन कारण चाहे जो भी हो, चूंकि उसने अपना जीवन फेंग जियू को सौंप दिया था, फेंग जियू उसकी रखेल होगी। वो एक बिंदु था जो नहीं बदलेगा। लिंग शुंग, क्या मेरा बिग ब्रदर अभी तक लौटा है? चैप्टर 76 जाओ दरवाजे पर दस्तक दो। फेंग जियू ने अपना अभ्यास समाप्त करते हुए खुद को संभाला और सीढ़ियों पर खड़ी खूबसूरत युवा लड़की को देखने लगी। वह जितना अधिक लड़की की ओर देखती थी, वह युवा लड़की उसकी आंखों को उतनी ही अधिक अच्छी लगती थी। लिंग शुंग वापस होश में आई और अपनी मालकिन की ओर चल दी। उसने अपना सिर नीचे किया और आदरपूर्वक कहा, मालकिन, यंग मास्टर अभी तक नहीं लौटा है। इतनी सुबह सुबह निकल गया और अभी तक वापस नहीं आया। फेंग जियू ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। फिर उसने आगे पूछा, क्या गुवान परिवार और के परिवार के बीच शादी 3 दिन में हो रही है? यह 3 दिन बाद है। लिंग शूंग ने उत्तर दिया और एक क्षण रुककर उसने कहना जारी रखा, लेकिन जब यंग मास्टर चले गए, तो उन्होंने कहा कि वह थोड़ा पहले वापस जाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि मालकिन उनके साथ जाएं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को खुद संभाल लेंगे। यह सुनकर फेंग जियू मुस्कुराया। उसे चिंता हो रही होगी कि अगर वह उसके साथ गई तो स्थिति बेहद अजीब हो सकती है। इसके अलावा, उसके दिल में, उसे अभी भी विश्वास था कि गुवान परिवार वास्तव में उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार नहीं करेगा और उसे अब भी दृढ़ता से विश्वास था कि उसके कबीले के लोग अपने स्वार्थों के सामने उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। यह एक अच्छी बात हो सकती है। उसे इसे स्वयं संभालने देने से, अंततः उसे एहसास होगा कि लोग, जब अपने स्वार्थों को दांव पर लगाते हैं, तो वे अपने ही कुल के लोगों के प्रति भी निःसंकोच क्रूर और निर्दयी हो जाएंगे। उस कबीले के प्रति, जिसमें गुवान शीलिन थी, वो उन्हें जरा भी पसंद नहीं करती थी। जबकि फेंग परिवार के लिए,
जब उसने सोचा कि क्लाउडी मून सिटी में आने के बाद उसे फैंग परिवार के बारे में क्या पता चलेगा, तो उसके दिल में उलझन होने लगी। फैंग परिवार के लोग वास्तव में फैंग क्विंग जी से प्यार करते थे और उन पर विश्वास करते थे। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि जिस फैंग किंग जी को वे प्यार करते थे और उस पल अपनी हथेलियों में संजो कर रखते थे, उसने वास्तव में उनकी असली बेटी को मार डाला था। लिंग शूंग ने फैंग जियू के चेहरे पर लगे चाकू के घावों को देखा और उसकी आंखें अनायासी चमक उठीं। चाकू के कई निशानों ने उसकी मालकिन के चेहरे को गंदे काटने के निशानों से भर दिया था। कई निशान उसके मूल चेहरे को पूरी तरह से छिपा रहे थे, और जो देखा जा सकता था वह केवल हृदय विदारक और भड़कीले दिखने वाले निशान थे। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि किस तरह का व्यक्ति किसी लड़की का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद करना चाहेगा। आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी नफरत थी जो किसी इंसान को ऐसा करने लायक बना देगी। जब उसने सोचा कि उसकी मालकिन कितनी असहाय है, तो लेंग शूंग ने दृढ़ निश्चय किया कि वह हर कदम पर अपनी मालकिन की रक्षा करने के लिए उसका साथ नहीं छोड़ेगी। लेंग शूंग स्पष्ट रूप से उस समय फैंग जियू के पास मौजूद कौशल और शक्तियों से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी, क्योंकि जब से वह फैंग जियू की सेवा करने आई थी, उसने केवल फैंग जियू को हर सुबह आंगन में मार्शल आर्ट के उस कमजोर सेट का अभ्यास करते देखा था, जिसमें उसके सभी स्ट्रोक के पीछे बिल्कुल भी आक्रमण शक्ति नहीं थी। इसके अलावा फैंग जियू एक औषधीय मिश्रण विशेषज्ञ भी थे और इस वजह से लिंग शून की यह धारणा थी कि फैंग जियू केवल चिकित्सा में कुशल थे और अपनी मार्शल खेती के मामले में पूरी तरह से असहाय थे। अपने ही विचारों में डूबी फैंग जियू ने देखा कि लेंग शून की नजर उस पर है और उसने लड़की की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? लेंग शून ने अपना सिर हिलाया और आंखें नीची कर लीं। यह देखकर फैंग जियू को इस बात का काफी अच्छा अंदाजा हो गया था कि लड़की क्या सोच रही थी, क्योंकि उसने अपना चेहरा सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जिज्ञासु हूं कि मेरा चेहरा इतनी बुरी तरह से कैसे विकृत हो गया। उसकी आवाज थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर उसने उदासीन स्वर में कहा, दरअसल अब इसे देखने पर यह काफी बेहतर हो गया है। शुरुआत में तो मैं भी खुद को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो अपने चेहरे पर दागों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थी। आखिरकार एक बार जब वह अपनी जरूरत की सभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में कामयाब हो गई, तो उसे अपना चेहरा वापस उसी तरह वापस लाने में 1 महीने की भी जरूरत नहीं होगी, जैसा वह मूल रूप से दिखता था। उस समय वह जिस चीज के बारे में अधिक चिंतित थी वह उसका स्वतंत्र बड़ा भाई था, जिसे उसने उठाया था। काले बाजार ने उसे यह कहते हुए समाचार भेजा था कि वह जिन जादुई जड़ी बूटियों की तलाश कर रही थी, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था, और वे अभी तक उन सभी को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुए थे। हर दिन जब जादुई जड़ी बूटियां पूरी तरह से इकट्ठी नहीं हो पाती, यह एक और दिन होता था जब उसके बड़े भाई का हाथ अपंग हो जाता था, और यह एक और दिन होता था जब उसके दिल को सांत्वना नहीं मिलती थी। यदि वे सभी जादुई जड़ी बूटियां वास्तव में नहीं मिल सकी, तो उसे उन लोगों के साथ वस्तु विनिमय व्यापार का सहारा लेना होगा जिनके पास उन जादुई जड़ी बूटियों का कब्जा है जिनकी उसे जरूरत थी। उसी क्षण के परिवार निवास गहरे नीले रंग की पोशाक पहने गुवानशी लिन की सुंदर विशेषताएं थोड़ी गंभीर लग रही थी, क्योंकि उसने अपने सामने खड़ी प्यारी और सुंदर महिला की ओर देखते हुए कठोर स्वर में पूछा, क्या आप वास्तव में मेरे चचेरे भाई से शादी करने जा रहे हैं? आप खुद इसके लिए सहमत हुए थे, या आपको इसके लिए मजबूर किया गया था? चैप्टर 77। हालांकि परेशान करना गुवानशी लिन के अचानक सामने आने से के शिन्या हैरान रह गई। सभी ने कहा था कि वह मर गया है और उसने सोचा था कि वह मर गया है। इसलिए जब वह उसके सामने अचानक प्रकट हुआ, तो उस पल उसे जो महसूस हुआ वह खुशी नहीं, बल्कि सदमा था। तुम मरे नहीं हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और जब वह उसे देख रही थी तो उसकी आवाज कांप रही थी। गुवानशी लिन सीधे उसे देख रहा था, उसकी नजर में भावनाओं का मिश्रण था। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आया है। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसके दिल को लगा कि यह उसके साथ अन्याय है, क्योंकि उसने हमेशा उसे अपनी महिला के रूप में सोचा था। छोटे जियू ने उससे पूछा था कि क्या वह के शिन्या से प्यार करता है।
और उसने उससे कहा था कि इसे वास्तव में प्यार नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि उसके दिल में हमेशा थोड़ी सी पसंद थी। आखिरकार बचपन से ही उसने हमेशा सोचा था कि वो बड़ी होकर उसकी दुल्हन बनेगी। जिस तरह से वो उसे देखता था और जिस तरह से उसने उसके साथ पूरे समय व्यवहार किया था, वो हमेशा दूसरों के साथ उसके व्यवहार से भिन्न था। लेकिन यह महिला जिसके बारे में उसने हमेशा सोचा था कि वो उसकी पत्नी बनेगी, अब किसी और से शादी करने वाली थी, और यह उसकी चचेरी बहन से भी थी। इस बदलाव ने किसी तरह उसे अपने दिल में असहज महसूस कराया। लेकिन अब वो वास्तव में जानना चाहता था कि क्या वह अपनी मर्जी से ऐसा कर रही थी। खबर सुनकर जब पिता के और मां के, जो जल्दी से वहां आए थे, ने अपनी बेटी के आंगन में एक विशाल आकृति देखी, तो उनका दिल उछल पड़ा और उनके चेहरे बदल गए। शीलिन, गुवान शीलिन ने अपना सिर घुमाया और के परिवार के दो वरिष्ठों को देखा। फिर उन्होंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ एक शब्द की तलाश में आया हूँ। इतना कहने पर वह उनसे दूर हो गया और एक बार फिर उसके सामने सीधे के शिन्या की ओर देखा। अपनी बेटी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी निगाहें गुवानशी लिन को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। मां के का दिल पसीज गया और वह अपनी बेटी को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, जबकि उसने आंखों में नाराजगी के साथ गुवानशी लिन को देखा। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी लिटिल हाँ के साथ आपकी सगाई खत्म हो गई है। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है कि हमारी लिटिल हाँ किससे शादी करती है? ओह, शीलिन, सगाई केवल गुवान और के दोनों परिवारों द्वारा एक साथ चर्चा करने के बाद ही भंग की गई थी। और जहां तक हाँ और आपके चचेरे भाई के बीच शादी की बात है, यह भी गुवान और के दोनों परिवारों के वरिष्ठों द्वारा इस पर सहमति जताने के बाद ही तय किया गया था। फादर के ने गुवान शीलिन की ओर देखते हुए दिल में आह भरते हुए कहा। हालांकि वह अच्छे स्टॉक से आया था, लेकिन अफसोस की बात है कि वह एक अनाथ था और स्थिति के मामले में गुवान शीलिन किसी भी तरह से अपने चचेरे भाई से तुलना नहीं कर सकता था। और आप इसके लिए सहमत भी थे। वह अभी भी के शिन्या को देख रहा था, लगातार उत्तर मांग रहा था। हालांकि यह देखकर कि गुवानशी लिन अपनी बेटी को जवाब देने के लिए मजबूर कर रही थी, मां के को गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ अगर लिटिल हाँ इसके लिए सहमत हो गई? क्या गुवानशी रुवान के साथ रहना आपके साथ रहने से भी बदतर होगा? आप खुद को क्यों नहीं देखते और देखते कि आपको क्या देना है? आपके माता पिता दोनों ही नहीं हैं, तो गुवान परिवार में आपकी स्थिति किसी भी तरह से गुवान शी रुवान से तुलनीय कैसे हो सकती है? मदर के शब्द तीखे और व्यंग्य से भरे हुए थे और वह कहती रही, आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, बस आपको इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। गुवान परिवार के वरिष्ठों ने हमें यह बताया है। 3 महीने बाद होने वाले गुवान परिवार के सदस्यों में से युवा प्रमुख के लिए चयन में गुवानशी रुवान निश्चित रूप से युवा प्रमुख बनने के लिए जीत हासिल करेगी। इसका मतलब है कि यहाँ हमारी छोटी या जल्द ही युवा प्रमुख की महिला बन जाएगी, और जब शी रुवान आखिरकार भविष्य में परिवार के मुखिया के रूप में कार्यभार संभालेगी, फिर वो गुवान परिवार की मुखिया की महिला बनेगी। यदि वह आपसे शादी करती है, तो उसे क्या मिलेगा? मदर के की बातें सुनकर गुवान शी लिन ने कुछ नहीं कहा। वह केवल के शिन्या को गंभीरता से देखता रहा, जो थोड़ी देर के लिए अपनी मां के पीछे छिप रही थी, इससे पहले कि वह अचानक मुड़ा और बिना कुछ कहे बाहर जाने के लिए अपना पैर उठा लिया। फादर के ने देखा कि उसका हाथ उसके शरीर के बगल में लटका हुआ है और वह चौंककर बोला, उसका दाहिना हाथ ऐसा क्यों दिखता है जैसे कि वह अपंग हो गया हो? मदर के ने अप्रभावित स्वर में उत्तर दिया, उसके साथ क्या होता है, इसकी चिंता क्यों करते हो? हमारे लिटिल हाँ का अब से उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले अपने कमरे में वापस जाऊंगा। इतना कहने के बाद के शिन्या तुरंत अपने कमरे में लौट आए और अपने पीछे के दरवाजे बंद करके ड्रेसिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने एक पल के लिए अपने आभूषण के बक्से में लकड़ी के हेयरपिन को देखा और उसने अचानक उसे कमरे के कोने में एक टोकरी में फेंकने के लिए उठा लिया। मैंने सही चुनाव किया। मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। मुझे निश्चित रूप से इसका पछतावा नहीं होगा। उसने अपने दिल को छूने वाली बेचैनी की हल्की सी चीज को त्याग दिया और उसकी आंखें दृढ़ हो गईं।
वो अच्छी तरह से जानती थी कि गुवानशी लिन उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करे, फिर भी वह उसे वह नहीं दे पाएगा जो वह चाहती थी। चैप्टर 78 गोस्ट डॉक्टर प्रसिद्धि। मैं वापस आ गया हूँ। आंगन में फेंग जियू ने गुवानशी लिन की दिशा में देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसे गुस्से में वापस आते देख वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उससे पूछा, क्या हुआ? किसने तुम्हारे पैर की उंगलियों पर पैर रख दिया? मैं के परिवार के निवास पर गया। गुवानशी लिन मेज पर आए और बैठ गए और जल्दी से पानी पीने के लिए खुद पर एक कप पानी डाला। के परिवार। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी निगाहें आश्चर्यचकित रह गईं। मैंने सोचा था कि आप गुवान परिवार में वापस चले गए। मैं अभी गुवान परिवार में वापस नहीं जाऊंगा। मैं वहां वापस जाने से पहले 3 महीने बाद तक इंतजार करूंगा। और इन 3 महीनों में मैं एकांत में कल्टिवेशन करूंगा। यह सुनकर फेंग जियू थोड़ा चौंक गई और उसने आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं। केवल एक छोटी सी यात्रा करने से ही आप इतने उत्तेजित क्यों हो गए? गुवानशी लिन ने उसे वह हर शब्द बताया जो कि परिवार ने उससे कहा था। उन्होंने अंततः घोषणा की, इसलिए मैंने फैसला किया है। यदि वे शादी करना चाहते हैं तो वे अपनी इच्छानुसार शादी कर सकते हैं। वैसे भी जब परिवार कबीले का चयन लगभग 3 महीने बाद आएगा तो मैं निश्चित रूप से गुवानशी रुवान को सीधे मैदान में हरा दूंगा। मैं उन सभी को दिखा दूंगा कि मैं गुवानशी लिन उन लोगों में से नहीं हूं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। उसे उन सभी को इसका पछतावा अवश्य करना चाहिए। न केवल के परिवार बल्कि गुवान परिवार के सभी वरिष्ठ भी। वे सभी सोचते थे कि वह गुवानशी रुवान से कमतर था, लेकिन वह उन सभी को साबित कर देगा और उन सभी को एहसास दिलाएगा कि गुवानशी रुवान उसकी तुलना नहीं कर सकता। फेंग जियू ने सिर हिलाया और कहा, मम्मा, मैं सहमत हूँ। मैंने अभी लेंग शून को काले बाजार की यात्रा करने के लिए कहा था। इन 3 महीनों के भीतर मैं आपका हाथ ठीक कर दूंगा और पहले जैसा अच्छा हो जाऊंगा। उसका दिल तुरंत गर्म हो गया और उसने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाते हुए कहा, लिटिल जियू, धन्यवाद। आप मेरे भाई हैं, इसमें मुझे धन्यवाद देने की क्या बात है? ठीक है, आपको अपने कमरे में वापस जाना चाहिए और साधना करनी चाहिए। इससे पहले कि आपका हाथ ठीक हो जाए, मानसिक साधना का अच्छी तरह से अभ्यास करें ताकि समय आने पर आपके प्रयासों का बेहतर परिणाम मिले। ठीक है, मैं अब अपने कमरे में वापस जाऊंगा। गुवानशी लिन खड़े हुए और अपने कमरे में वापस चले गए। अगले कुछ दिन शांतिपूर्ण लेकिन व्यस्त थे। गुवानशी लिन अपनी मानसिक साधना में व्यस्त थे जबकि फेंग जियू अपनी मार्शल साधना और मनगढ़ंत चिकित्सा में व्यस्त थे। चूंकि उनके दिन अच्छे से भरे थे, इसलिए समय उनके लिए पलक झपकते ही बीत गया। अनजाने में वे पहले ही 2 महीने के लिए क्लाउडी मून सिटी में आ चुके थे और वस्तु विनिमय व्यापार फॉर्मूले का उपयोग करके फेंग जियो 1 महीने से भी कम समय में अपनी जरूरत की सभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में कामयाब रही। उसके बाद उसे 2 सप्ताह और लगे और वह अपने बड़े भाई की बांह का इलाज करने में सफल रही ताकि वह पूरी तरह ठीक हो जाए। इन 2 महीनों के भीतर क्लाउडी मून सिटी में फेंग जियू का नाम धीरे धीरे बढ़ गया था, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उन लोगों के लिए भी, जिन्होंने कभी काले बाजार में एक भी कदम नहीं उठाया था, उन्होंने सुना था कि क्लाउडी मून सिटी में एक भूत डॉक्टर दिखाई दिया था, जिसके पास न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल था, बल्कि वह औषधियों के निर्माण में भी बहुत पारंगत था। लेकिन पौराणिक पवित्र ड्रैगन की तरह जो रहस्य में डूबा हुआ था और कभी नहीं देखा गया था, लोगों ने केवल घोस्ट डॉक्टर की प्रसिद्धि के बारे में सुना था, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा गया था। अगर पूरे क्लाउडी मून सिटी में किसी को पता चले कि घोस्ट डॉक्टर कौन है, तो यह निस्संदेह केवल काले बाजार के एजेंट होंगे। लेकिन काला बाजार कोई आम शक्ति नहीं थी। काले बाजार का प्रभाव कई देशों में फैल गया और यहाँ तक सन ग्लोरी देश के शासक के पास भी भूत डॉक्टर की पहचान उजागर करने के लिए काले बाजार का मुंह खोलने का कोई रास्ता नहीं था। कई अलग अलग शक्तियां दर्शकों की तलाश में गुमनाम रूप से आई थीं, लेकिन उन सभी को एक के बाद एक खारिज कर दिया गया था। यहाँ तक सन ग्लोरी देश के शासक जो व्यक्तिगत रूप से आगे आए थे, वे भी घोस्ट डॉक्टर को नहीं देख पाए थे।
और इसी वजह से घोस्ट डॉक्टर की पहचान और अधिक रहस्यमय हो गई थी, जिसने हर किसी को और भी अधिक उत्सुक बना दिया था। भोर आंगन फेंगजियू ताइची में लिंग शून के छोटे भाई लिंग हुआ को प्रशिक्षित कर रहे थे जब उन्होंने गुवानशी लिन की खुशी से भरी आवाज को दूर से उनके कानों तक पहुंचते हुए सुना। छोटी जियू, पीच ब्लॉसम मठ में आड़ू के फूल खिल गए हैं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम जाकर देखना चाहते हो? चलो मैं आज तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। फेंग जियू धीरे धीरे आराम की स्थिति में वापस आ गया और लिंग हुआ की ओर मुड़कर कहने से पहले धीरे धीरे सांस छोड़ी, आप अभ्यास जारी रखें। तभी फेंग जियू ने गुवानशी लिन की ओर रुख किया और कहा, बड़े भाई, मैंने पहले ही लिंग शून को तैयार होने के लिए कहा है और वह थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। लेकिन ही बेहतर होगा कि तुम न जाओ। यह सुनते ही कि उन्हें जाने की अनुमति नहीं है, गुवानशी लिन चिंतित हो गए और तुरंत कहा, मैं कैसे नहीं जा सकता? यात्रा पर केवल लिंग शूंग और आप अकेले कैसे हो सकते हैं? अगर आप किसी परेशानी में पड़ गए तो क्या होगा? चैप्टर 79 आड़ू के फूल मार्च में खिलते हैं। फेंग जियू ने हंसते हुए कहा, यह कैसे होगा? आप जानते हैं कि लेंग शून कितना कुशल है। इसके अलावा यह मत भूलिए कि आप अगले महीने गुवान परिवार में सभी की आंखों के सामने गुवान शी रुवान को हराना चाहते हैं, तो क्या आपको अपनी कल्टीवेशन पर अधिक समय नहीं देना चाहिए? फेंग जियू एक पल रुके और फिर कहना जारी रखा, इसके अलावा मैंने सुना है कि पीच ब्लॉसम मठ का दृश्य बहुत अच्छा है और मैं वापस आने से पहले कुछ दिन वहां रुकने का इरादा रखता हूँ। कुछ दिन रुकें। गुवान शी लिन एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, लेकिन पीच ब्लॉसम मठ ने पहले कभी किसी को रात भर रहने की अनुमति नहीं दी है। फेंग जियू धूर्तता से हंसे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन देखो यह क्या है। उसने स्थानिक स्थान से कुछ निकाला और गुवान शी लिन के चेहरे के सामने लहराया। गुवान शी लिन ने इसे पढ़ने के लिए उसके हाथ से ले लिया और उसकी आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं और उसने कहा, भूमि विलेख। पीच ब्लॉसम मठ के लिए भूमि विलेख? कैसे? आपने इसे प्राप्त करने का प्रबंधन कैसे किया? पिछले महीने कोई ब्लैक मार्केट में मुझसे मिलने के लिए आया था। पहले तो मैं इससे परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि पारिश्रमिक पीच ब्लॉसम मठ था, तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया। इसलिए अब से यह जगह अब पूरी तरह से हमारी है। वह मुस्कुराए और जमीन का दस्तावेज अपने पास रख लिया और कहा, चूंकि हाल ही में मेरे पास कुछ समय है, इसलिए मैंने वहां जाकर देखने के बारे में सोचा। एक तरफ मैं वहां जाकर फूलों के दृश्य की सराहना कर सकूंगी और आनंद ले सकूंगी, दूसरी तरफ मैं उस जगह को अच्छी तरह से देखने भी जा सकूंगी। अगर मुझे वह जगह उपयुक्त लगती है, तो मैं इसे घोस्ट डॉक्टर के लिए एक पैर रखने की जगह के रूप में उपयोग करूंगी। गुवान शी लिन की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, पीच ब्लॉसम मठ में आड़ू के फूल एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और बाहरी परिधि विभिन्न रंगों के आड़ू के फूलों से भरी हुई है। लेकिन भले ही इसका नाम पीच ब्लॉसम मठ है, लेकिन वास्तव में इसका मठों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसे पहले भी एक बार दूर से देखा है और देखा कि भीतर के आंगन और मंडप बेहद खूबसूरत थे। और मैंने यह भी सुना है कि आंतरिक परिधि के भीतर के स्थानों में जहां लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, आड़ू के फूल अन्य स्थानों से प्रत्यारोपित किए गए थे और वे वास्तव में पूरे वर्ष खिलते हैं और वे किसी की कल्पना से भी अधिक सुंदर हैं। यह सुनकर फेंग जियू ने उसे चिढ़ाते हुए एक तिरछी नजर डाली और कहा, मेरे भाई, ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। गुवान शी लिन ने अपना सिर खुजलाया और वह धीरे से हंसते हुए बोला, मैं पहले कुछ दोस्तों के साथ वहां गया था और इसी तरह से मुझे यह सब पता है। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने देखा कि फेंग जियो अभी भी बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसे घूर रहा है और उसने उसकी ओर अपना हाथ लहराते हुए कहा, तुम लोग बस जाओ। मैं इस बार तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं अगली यात्रा तक इंतजार करूंगा। जब हमने वहां सब कुछ तैयार कर लिया है, तब भी आपके और लेंग हुआ के आने में देर नहीं होगी। फेंग जियू ने सिर हिलाया और लेंग हुआ पर नजर डाली जो अभी भी अपनी ताई ची का अभ्यास कर रही थी और उसने कहा, यहाँ आओ।
लिंग हुआ आराम की स्थिति में गिर गया और दौड़ने से पहले उसने हल्की सांस ली। मालकिन, जब से वह जागे, उनके स्वास्थ्य में दिन ब दिन सुधार हो रहा था। वह, जिसके लिए पहले कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो जाता था, अब अपनी मालकिन से ताइची सीखने में भी सक्षम था। हालांकि उसने इसी तरह सोचा था कि ताइची अपने कमजोर और कमजोर स्ट्रोक के कारण ज्यादा उपयोगी नहीं थी, लेकिन जैसा कि उसकी मालकिन ने कहा था कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, उसने इसका अभ्यास जारी रखा था। पिछले 2 महीनों में थोड़ा वजन बढ़ाने वाले युवा को देखते हुए फेंग जियू ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, मैं तुम्हारी बहन के साथ पीच ब्लॉसम मठ जा रहा हूँ। तुम पीछे रहो और अपने आप को वापस स्वस्थ बनाओ। और मेरे भाई का भी ख्याल रखना, सुनिश्चित करना कि वो कोई गलती न करे। लिंग हुआ ने अपने बगल में गुवान शी लिन को देखा और उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं यंग मास्टर देखूंगा। मुझे उसकी निगरानी करने की आवश्यकता क्यों होगी? यह काफी अच्छा होगा यदि बच्चा अपना ख्याल रख सके। गुवान शी लिन धीरे से अपने आप से बड़बड़ाया। फेंग जियू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कहा, एक और बात, तुम्हें हर दिन और रात में अपनी ताई ची का अभ्यास करना चाहिए। मैं करूंगा। लिंग हुआ एक बार फिर सहमत हुए। उसी समय लिंग शूंग एक फिटिंग वाला पूरा काला सूट पहनकर आया। जब उसने उन सभी को आंगन में देखा, तो वह फेंग जियू के पास आई और बोली, मालकिन, घोड़ा गाड़ी बिल्कुल तैयार है। मैं जल्दी से कपड़े बदल लूं, उसके बाद हम निकलेंगे। इतना कहने के तुरंत बाद फेंग जियू मुड़ी और अपने कमरे की ओर चल दी। उसके बाद लिंग शूंग अपने छोटे भाई की ओर मुड़ी और उसकी नजरें नर्म हो गईं और उसने धीरे से उसे याद दिलाया, मैं मालकिन के साथ बाहर जा रही हूँ और तुम यहाँ घर पर अपना अच्छा ख्याल रखना। लिंग हुआ ने सिर हिलाया और उसने चिंतित होकर कहा, बड़ी बहन, मालकिन की अच्छी तरह से रक्षा करो और किसी को भी उसे धमकाने मत दो। चैप्टर 80 फैंग मेंशन की किंग जी उन शब्दों को सुनकर गुवान शी लिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सही है, तुम्हें वास्तव में उसे करीब से देखना चाहिए। विशेष रूप से उन सभी लंपट पुरुषों के लिए। उन्हें लिटिल जियू के करीब आने की अनुमति न दें। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक चिंतित हो गया। सही है, मुझे उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि लिटिल जियू ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी और इसके अलावा उसे खेती करने के लिए घर पर रहना पड़ा। लिंग शूंग ने उनके चेहरे पर चिंतित भाव देखा और कहा, युवा मास्टर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं मालकिन पर बहुत करीब से नजर रखूं। इतना कहने के बाद वह लिंग हुआ की ओर मुड़ी और फेंग जियू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसके बाहर आने का इंतजार करने से पहले उससे कुछ और शब्द कहे। कुछ ही समय बाद फेंग जियू लाल रंग का सूट पहनकर बाहर आए और लिंग शून के साथ बाहर चली गई। वे घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गए और फेंग जियू ने उन 2 लोगों से कहा जो दरवाजे पर उन्हें छोड़ने आए थे, हम पहले ही जा रहे हैं। अंदर वापस जाओ, सड़कों पर सावधान रहें, गुवान शी लिन ने कहा। दरअसल यहाँ से पीच ब्लॉसम मठ तक घोड़ा गाड़ी से केवल 4 घंटे की दूरी थी और वह ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वे बहुत दूर जा रहे हों, और लगातार एक बूढ़ी मुर्गी की तरह चिंतित होकर उन्हें याद दिला रहा था। फेंग जियू ने खिड़कियों पर लगे पर्दे हटा दिए और बाहर बैठे लिंग शूंग ने कोचमैन को जाने के लिए कहा और वे पीच ब्लॉसम मठ की ओर चले गए। उसी क्षण फैंग निवास, क्रिसेंट मून कोर्ट। लिटिल जी, क्या तुम तैयार हो? ये जुबान आधे दिन से बाहर इंतजार कर रही है। काले कपड़े पहने विशाल जनरल फैंग बाहर घेरे में घूम रहे थे और कमरे के कसकर बंद दरवाजों पर रुक रुक कर नजर डाल रहे थे। जब उसने देखा कि कमरे के दरवाजे खुले हैं और उसकी प्यारी बेटी उनमें से बाहर आ रही है, तो वह झट से वहां आ गया। तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? जब से रो यून चली गई है, तुम एक नौकरानी भी नहीं चाहती जो तुम्हारी सेवा करे और सब कुछ खुद करने पर जोर देती है। यह क्या हो गया है? तुम फैंग जियो की बेटी हो और तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नौकर तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक से और जैसा करना चाहिए, उसका ख्याल रखेंगे। अपने पिता की बात सुनो। अपनी सेवा के लिए एक निजी नौकरानी लाओ। अगर यह वास्तव में अभी भी काम नहीं करता है,
तो तुम्हारे पिता, मैं व्यक्तिगत रूप से फैंग परिवार में से एक को चुनूंगा स्वयं। फैंग क्विंगजी की आंखें खुशी से भर गईं और उसका बेहद खूबसूरत चेहरा एक चंचल चेहरे से चमक रहा था क्योंकि उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। पिताजी, आप इस बारे में चिंता न करें। यह तो बस एक छोटी सी तुच्छ बात है। मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। इसके अलावा, मैं एक वीर सेनापति की बेटी हूँ। अगर मुझे हर छोटी चीज के लिए दूसरों की मदद की जरूरत है, तो क्या लोग अत्यधिक कमजोर और बेकार होने के लिए मेरी आलोचना नहीं करेंगे? जब फेंग जियो ने यह सुना, तो उसकी भारी भौहें तुरंत तन गईं और उसकी उग्र निगाहें चमक उठीं और उसने कहा, ऐसा कहने की हिम्मत कौन कर रहा है? जो कोई भी ऐसा करेगा, मैं निश्चित रूप से उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले उनकी आवाज एक पल के लिए रुकी। बेटियों को अच्छी तरह से पाला जाना चाहिए। और मेरी केवल एक ही प्यारी बेटी है। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता या तुम्हें प्यार नहीं करता, तो मैं किसके पास जाऊंगा? ठीक है, ठीक है। हम इस बारे में फिर से चर्चा करेंगे। हमें जल्दी से सामने वाले हॉल में जाना चाहिए और बिग ब्रदर मुरोंग को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने देना चाहिए। उसने फेंग जियो का हाथ खींचा और उसे सामने वाले हॉल की ओर खींच लिया। तो तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने उसे इंतजार करवाया है। तो जब तुम वापस आओ तो जल्दी से अपने लिए एक निजी नौकरानी ले आओ ताकि वह तुम्हारा बहुत सारा समय बचाने के लिए कुछ चीजों में तुम्हारी मदद कर सके। जैसे ही वह बड़बड़ाया, हालांकि उसकी आवाज कठोर थी और उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी ओर देख रही उसकी निगाहें आकर्षित कर रही थीं। हाँ, हाँ, हाँ। आप जो भी कहेंगे मैं सुनूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो हम एक ढूंढ लेंगे। हम एक ढूंढ लेंगे। वह झट से मान गई। फेंग जियो ने अंततः संतुष्टि में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो इसके जैसा ही है। सामने वाले हॉल में, मुरोंग ही हुआन थोड़ा अचंभित था क्योंकि वह अपने हाथ में लिए हुए चाय के कप में चाय देख रहा था। हाल ही में, उसका मन अक्सर अचानक उस लड़की के बारे में सोचता था जो उसने रॉक फॉरेस्ट टाउन में लाल कपड़े पहने देखी थी। किसी और कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनेपन के उस अनिर्वचनीय एहसास के कारण। उसे एक बार संदेह हुआ था कि किंग जी को बाहर कर दिया गया है, लेकिन जिन चीजों के बारे में केवल उन दोनों को पता होना चाहिए था, फैंग किंग जी उनके बारे में सब कुछ जानता था। क्या इसका मतलब यह होगा कि वह इस समय इस पर बहुत अधिक सोच रहा था?